चलो जी करें शुरू। कहाँ तक हुआ है? अच्छा, 2 वो रह गए ना। देखिए फटाफट, संबंधवाचक। संबंधवाचक शब्द, संबंधवाचक शब्द है ना। संबंधवाचक या संबंध सूचक, जो भी आप लिखना चाहें, इसमें लिखो आप वे शब्द जो, वे शब्द जो वाक्य में, वे शब्द जो वाक्य में दो संज्ञाओं या सर्वनामों, दो संज्ञाओं या सर्वनामों दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच परस्पर संबंध का बोध कराते हैं, के बीच परस्पर संबंध का बोध कराते हैं। अब ये सारे संबंधवाचक क्या हो सकते हैं? ये तो कारक के परसर्गों के साथ आ सकते हैं। जैसे के साथ, के अलावा, के द्वारा, या फिर इसके अलावा आ सकते हैं हेतु। यानी जो कारकीय परसर्गों के साथ जो भी आते हैं वो सारे। कुल मिलाकर के ये जो शब्द आते हैं, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि समस्त कारकीय परसर्ग, समस्त कारकीय परसर्ग क्या होते हैं? संबंधवाचक शब्दों के अंदर आते हैं। और भी आते हैं, लेकिन ये भी आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या आते हैं? संबंधवाचक शब्दों के अंदर आते हैं, संबंधवाचक शब्दों के अंदर आते हैं ये सारे जो कारकीय परसर्ग होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास सामने एक वाक्य दिया जाए और इसमें आपसे कहा जाए कि प्रत्येक
शब्द को मतलब अलग अलग करो कि कौन सा शब्द इसमें से क्या है, तो कर लेंगे। जैसे दुकान क्या है, संज्ञा है, के क्या है, के आ जाएगा संबंधवाचक। भीतर क्या होता है, कल पढ़ा था क्रिया विशेषण होता है, ये क्या है, ये स्थानवाचक है ना। और जाना जो है, जाओ की क्रिया जो है, क्योंकि वाक्य क्या है, आज्ञा सूचक है, इस वजह से जाओ इस तरह से इसका प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से जो है इनका प्रयोग होता है, इस तरह से ये आपके शब्दों के अंदर आते हैं संबंधवाचक। ठीक है, आसान है। ये भी बदलते नहीं है, इनका रूप नहीं बदलते हुए देखा आपने, अविकारी शब्द है, तो इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला जो अंतिम आता है वो आता है आपका क्या, विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक, जो भी आप कहना चाहें, तो लिखिए विस्मय सूचक, विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द, लिखिए विस्मयादि बोधक शब्द वे शब्द जो हर्ष क्रोध घृणा, हर्ष क्रोध घृणा आश्चर्य शोक आदि, हर्ष क्रोध घृणा आश्चर्य शोक आदि भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या लिखा आपने, हर्ष क्रोध घृणा शोक, एक और इमोशन ऐसे आदि भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी। संबंधवाचक को कहा जाता है प्रीपोजिशन। ठीक है, और प्रीपोजिशन जैसे अंग्रेजी में होते हैं इन, एट, ओवर, ये सारे होते हैं ना, ऑन, है इंग्लिश का कुछ कुछ याद, कभी ना कभी तो जीवन के किसी हिस्से में इंग्लिश पढ़ी होगी इतनी, प्रीपोजिशन लाइक, तो ये सारे जो है उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक सारे ये होते हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, इसके पीछे एक विस्मयादि बोधक, एक इस तरह का जो सिंबल आता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके, हे हो गया, अरे हो गया, और क्या क्या आते हैं, कुछ शब्द ऐसे आ सकते हैं जो होता वो है, लेकिन उसका प्रयोग इस तरह से किया जाए कि वो एक भाव दे, किसी न किसी इमोशन को प्रकट करने के लिए प्रयोग हो। जैसे अच्छा, इस तरह से शब्द किया जा सकता है। अच्छा अपने आप में एक विशेषण का शब्द है, गुणवाचक विशेषण है, लेकिन अगर उसका यूज हम इस तरह से करें कि किसी न किसी भाव को व्यक्त करे वो, ठीक है, तो वहां पर वो क्या कहलाएगा, वो आपका अच्छा शब्द भी यहाँ पर क्या हो सकता है, विस्मयादि बोधक के सेंस में प्रयोग हो सकता है। ठीक है, जैसे एक मूवी आई थी बहुत, अब तो काफी टाइम हो गया उसको, पीके, याद है, तो पीके में वो अच्छा शब्द को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है जेल के अंदर। ठीक है, वो कहता है कि इस गोले की जो भाषा है ये बड़ी अपने आप में बहुत कंफ्यूज करने वाली है, कि शब्द एक ही है लेकिन उसके इमोशन अलग अलग प्रकार के हैं, कि क्रोध में किस तरह से अच्छा बोला जाता है, खुशी होती है तो अच्छा अलग तरह से, है ना, तो वो जो है व्यक्त करता है, तो वो एक्सक्लेमेशन को ही व्यक्त कर रहा है एक तरह से। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक क्या होते हैं। ठीक है, तो ये कोई बहुत ऐसी चर्चा है नहीं कि जिसके बारे में आप लोग जानते ना रहे हो पहले से, वैसे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग ना जानते हो, आप लोग सब कुछ जानते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपने रिवीजन के लिए ये सारी चीज़ें करता रहता हूँ। ठीक है, और आप उसमें सहयोग देते हैं तो आप लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं। चलो, तो ये हो गया। तो हमने जैसे योजना बनाई थी कि उपसर्ग प्रत्यय से पहले हम क्या करें, संधि करें। ठीक है, तो हमने एक कॉन्सेप्ट बीच में पढ़ा था, शब्दों का जो प्रकार होता है निर्मिति के आधार पर या निर्माण के आधार पर,
तो शब्द निर्माण के आधार पर हमने दो प्रकार के मूलतः तीसरा एक प्रकार बनाया जा सकता है। एक बोला था रूढ़ शब्द होता है, एक होता है यौगिक शब्द, एक होता है योग रूढ़ शब्द, है ना। तो रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द तो वो होता है जिसको जो अपने आप में पूरा शब्द है उसको कैसे ही नहीं बनाया, वो रैंडमली बन गया, है ना। कुछ शब्द वो रैंडमली बनते हैं, जैसे कुत्ता है। अब इनका अगर आप वर्ण विच्छेद करेंगे, किसी भी तरह से शब्द को तोड़ेंगे, तो इसका कोई अर्थ आपको वो निकलता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर जब आपने इसको संयुक्त रूप से कर दिया, तो एक विशेष भाषा में, हिंदी में या है ना हिंदुस्तानी भाषा में, इसके लिए एक जानवर विशेष के लिए शब्द गढ़ दिया गया है, कुत्ता, ठीक है। अंग्रेजी में इसको डॉग कहा जाता है। तो इस तरह से ये शब्द गढ़े गए हैं। तो ये होते हैं आपके रूढ़ शब्द। कुछ होते हैं आपके यौगिक शब्द, जो दो रूढ़ शब्दों से, दो या दो से ज्यादा रूढ़ शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, वो होते हैं यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द ही हमने सीखना है कि यौगिक शब्द जो बनता है, यानी कि एक शब्द से दूसरा शब्द जो बनता है, उसी की पूरी प्रक्रिया है। और अगर एक शब्द से दूसरा शब्द न बनाया जाए तो भाषा अपने आप में तो बहुत सीमित होगी, है कि नहीं। कभी सोचिए आप कि एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की युक्तियां अगर भाषा में ना हो तो वो कितना, मतलब वो भाषा बड़ी लिमिटेड हो जाएगी, है ना। उसके शब्द बड़े लिमिटेड होंगे। आप जो है उसमें फिर आप जंप नहीं कर सकते कि विशेषण से यहाँ कर देना, वहां से वो कर देना। कुल मिलाकर के अंतर 4 स्तरों पर होता है। उसमें 4 स्तर क्या होते हैं, तो लिखिए आप, शब्द निर्माण की युक्तियां, शब्द निर्माण की युक्तियां। शब्द निर्माण की युक्तियां। और शब्द निर्माण की युक्तियों के अंदर आते हैं शब्दों के 4, ये जो है 4 चीजें आती हैं इसमें। एक आता है उपसर्ग, एक आता है प्रत्यय, एक आता है संधि, और चौथी चीज है समास। तो ये 4 चीजें होती हैं भाषा के अंदर। और ये 4 चीजें जब दो शब्दों के बीच इस तरह से की जाती हैं तो जो है नया शब्द बनता है। यही 4 प्रक्रियाएं हैं, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे इसमें संधि, ठीक है, ताकि उपसर्ग का जोड़ा अच्छे से समझ में आए। उपसर्ग में भी, क्योंकि उपसर्ग जब जुड़ता है तो संधि के द्वारा ही जुड़ता है, या तो संधि के द्वारा, समास के द्वारा तो वैसे कोई जुड़ा नहीं, लेकिन जुड़ सकता है। एक आध हो सकता है कोई समास के द्वारा जुड़े। जो देशज उपसर्ग खासकर होते हैं वो समास की प्रक्रिया द्वारा ही जुड़ते हैं, ठीक है। तो संधि जो है ये इसके अंदर आता है आपका। तो संधि, हेडिंग डालिए, संधि क्या होता है, बता सकता है कोई, संधि क्या होता है? समवर्ती शब्द आपने एक गढ़ा, आसपास उसका आखिरी, हाँ हाँ, ठीक है। देखो ये 2 शब्द है ना, संधि और समास। इन दोनों में जो है एक अंतर आपको समझने की बड़ी जरूरत होती है। समास का मतलब क्या है, 2 शब्दों का जुड़ना, ठीक है। तो जब 2 शब्द जुड़ते हैं तब वहां पर होता है समास। और संधि का मतलब होता है 2 वर्णों का जुड़ना, ठीक है, कि एक वर्ण इधर से था, उसका एक शब्द आपका ऐसा था, माना एक शब्द ये है, इस शब्द का ये आखिरी ध्वनि है, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन किया, और इधर से आपने एक और किया है, एक और शब्द है, इसकी पहली ध्वनि है। तो इन दोनों को जोड़ देना, बाकी सारा का सारा सेम टू सेम चलेगा। तो इसको प्रक्रिया को कहा जाता है संधि, ठीक है। और समास क्या है, 2 शब्दों का जुड़ना। इसका मतलब क्या है, जब संधि होती है 2 शब्दों के बीच, तो यहां पर संधि तो होती ही है, साथ ही साथ जो प्रक्रिया होती है वो समास की भी होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि समास क्या है, एक बड़ा गोला है, ठीक है, और संधि क्या है, इसके अंदर एक छोटा गोला है। आप ऐसा कर सकते हैं इसमें, मतलब इसके अंदर आप ऐसा मान सकते हैं, एक छोटा गोला मान सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब संधि होगी तो समास तो होगा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है जब समास हो रहा हो तो संधि भी हो रही होती है ना। यानी कि जब संधि होती है तो समास तो होता ही होता है, क्योंकि जब संधि हो गई, यहाँ पे ये जो प्रक्रिया है ये संधि है,
और यहाँ पे ये पूरी की पूरी क्या क्या है, ये पूरा के पूरे क्योंकि दो शब्द आपस में जुड़ रहे हैं तो ये समस्त प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है। और लेकिन जब समास हो रहा होता है तो कभी कभी तो संधि के साथ समास होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिना संधि हुए भी समास किया जा सकता है। कोई ऐसा शब्द आपके दिमाग में आ रहा है? जैसे अभिक्रिया एक शब्द है। अब यहाँ पे ये जो है यहाँ पे संधि नहीं हुई है, अभी एक उपसर्ग है, क्रिया जो है एक अलग शब्द है, ठीक है। तो लेकिन अभिक्रिया जो है मिलकर के एक शब्द बना, यहाँ पे संधि नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे ये कुछ ऐसा चेंज नहीं यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, जो प्रक्रिया हुई उसको कहा जाता है समास, ठीक है। लेकिन जब संधि होगी तो वहां पर समास होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपको समझने की बात है। अब आते हैं हम संधि पे। संधि होती है 3 स्तरों पर, एक हो सकती है स्वरों पर, एक हो सकती है व्यंजन और एक हो सकती है विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो ज्यादातर पूछा जाता है वो होता है स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि के प्रकार होते हैं, बाकियों के प्रकार नहीं होते। केवल आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से कुछ नियम याद रखने पड़ते हैं और वहीं से आपको जो है वो काम करने पड़ते हैं। विसर्ग संधि में भी यही है, ठीक है। इसलिए जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके प्रकार होते हैं, 5 प्रकार इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो पहले तो संधि आप समझ गए कि दो वर्णों का मिलना जो है एक तरह से क्या होता है, संधि होती है, ठीक है। इसको आप अगर फिजिकली इमेजिन करें तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, संधि मतलब जैसे जब दो लोहे की चीजें जोड़ता है ना, तो जो वेल्डिंग होती है, तो वेल्डिंग कैसे की जाती है, एक पाइप इधर से है, एक पाइप इधर से है, बीच में जुड़ता है तो बीच में ही एक चेंज आता है, बाकी सारा का सारा पाइप सेम टू सेम रहता है कि नहीं। तो वहां पे एक चेंज सा आता है क्योंकि वो वहां पर जला है वो हिस्सा लोहे का, तो वहीं पे चेंज आता है। संधि में भी सेम टू सेम वही चीज होगी कि जहां पे संधि हुई है वहीं पर आपको एक चेंज दिखाई देगा, मात्राओं का चेंज दिखाई देगा, ठीक है। शब्द हल्का सा बदलता हुआ दिखाई देगा, बाकी सारे के सारे शब्द सेम होते हैं। तो स्वर क्या होता है, स्वर संधि तब होती है जब प्रथम शब्द की जगह पे पद लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद लिखा जा सकता है। इसमें उत्तर पद का प्रथम वर्ण दोनों क्या हो, स्वर हो। कुल मिलाकर के अगर हम शॉर्टकट में बात कहें, जब स्वर प्लस स्वर जुड़े केवल और केवल तब होती है आपकी स्वर संधि, ठीक है। क्या होना चाहिए, शुरू का भी स्वर का जो पहला वाला शब्द है उसका अंतिम ध्वनि भी क्या हो, स्वर हो, और जो बाद वाली हो उसकी जो बाद का शब्द है उसकी पहली ध्वनि भी क्या हो, स्वर हो। यानी कि कुल मिलाकर के जब संधि केवल और केवल स्वर और स्वर के बीच हो रही हो तो उसको कहा जाता है स्वर संधि, ठीक है। जब स्वर और स्वर के बीच आ रहा हो तो उसको कहा जाता है स्वर संधि। ठीक है, तो यहाँ पे तो होता है स्वर संधि। व्यंजन संधि कब होती है, जब या तो इस तरफ स्वर हो इस तरफ व्यंजन हो, तो भी उसे व्यंजन संधि ही कहा जाएगा। जब इस तरफ व्यंजन हो इस तरफ स्वर हो तब भी वो क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। और व्यंजन प्लस व्यंजन तो होगा ही होगा, ठीक है। और विसर्ग कब होता है, जब यहाँ पे क्या होता है, विसर्ग प्लस स्वर हो या व्यंजन, क्योंकि विसर्ग कभी भी
पहली ध्वनि नहीं हो सकती है, मतलब उत्तर पद की पहली नहीं आती। विसर्ग हमेशा अंत में ही आता है शब्द के, है कि नहीं? विसर्ग हमेशा यहीं पे आ सकता है, पहली तो नहीं आ सकती है कि पहले विसर्ग आ गया फिर शब्द चल रहा है। तो जो है इस तरह से ये होता है आपकी विसर्ग संधि। तो ये 3 प्रकार संधियों के होते हैं। उसके बाद हम आएंगे स्वर संधि पर। तो ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए इसमें सबसे पहले स्वर संधि। तो स्वर संधि के होते हैं आपके 5 प्रकार। सबसे पहले आता है आपका दीर्घ संधि। और आप लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको आप इसी क्रम में याद करें जिस क्रम में मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है? उसी क्रम में आपको याद भी करना है, ताकि उससे एक फायदा होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। क्योंकि जब स्वरों का जो क्रम है ना वही हल्का हल्का बदलता रहेगा तो आसान होगा करना। वरना अगर आपने पहले गुण किया फिर दीर्घ कर रहे हैं तो केवल खिचड़ी बनेगी, ठीक है? तो सही क्रम में करेंगे तो ठीक बनेगा कार्यक्रम, ठीक है ना? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और अयादि संधि। तो ये संधि के 5 प्रकार, स्वर संधि के 5 प्रकार। ये लिख लिया। इसमें से लिखिए पहला जो प्रकार आता है आपका वो होता है आपका दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में लिखिए जब अ ई उ री, ये 4 लिखिए। जब अ ई उ री, जब अ ई उ री, आप मतलब पहले परिभाषा में सीधा सीधा ही लिख सकते हैं। अ ई उ री के ह्रस्व या दीर्घ रूप के बाद, जब अ ई उ री के ह्रस्व या दीर्घ रूप के बाद के बाद क्रमशः क्रमशः या क्रमशः हटा भी सकते हैं, आप सीधा लिख सकते हैं समरूपी, समरूपी स्वर आता है। अ ई उ री के बाद समरूपी समरूपी स्वर आता है, आता है, समरूपी स्वर आता है। तो दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर, दोनों वर्ण मिलकर, है ना? तो दोनों मिलकर क्रमशः यहां लिख सकते हैं। समरूपी स्वर आता है तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ
री भी बना ही लो अगर बना ही दिया है तो। री जो बड़ा वाला है, री हो जाते हैं या बन जाते हैं, हो जाते हैं। के बाद आ ई उ री हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, जैसे अ ई उ और री, इनका ह्रस्व या दीर्घ रूप, ह्रस्व या दीर्घ रूप से हमारा मतलब क्या है, देखो अ से ही आ बना है तो अ प्लस अ दो मात्राएं लग गई तो आ बन गया। तो समवर्ती शब्द या जो समरूपी शब्द हमने यूज किया है वो हो गया, या जो हमने एक तरह से ह्रस्व दीर्घ रूप का है वो सेम टू सेम बात है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब अ या आ के बाद सेम ही शब्द आए, सेम ही स्वर आए, समान स्वर, एक ही परिवार का स्वर, ठीक है, अ के साथ अ ही आई या अ के साथ आ आए, आ के साथ अ या आ के साथ आ, बात एक ही है। अ या आ को आपने एक ही मानना है, क्योंकि दोनों जुड़ करके ही, दो अ जुड़ करके ही एक आ बनता है। तो एक बड़ा भाई छोटा भाई मान सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो समान के साथ समान आए तो उसका दीर्घ जो है रूप आ जाता है, इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा जाता है, दीर्घीकरण होता है क्योंकि मात्रा का। ठीक है, तो आ बन जाता है। इसी तरह से ई के साथ यही आए दोबारा से, ई ही आए तो बड़ा ई हो जाता है। ऊ या ऊ के साथ जब ऊ या ऊ ही आए तो भी क्या हो जाता है, ऊ ही आ जाता है। और री के साथ तो कोई, री के साथ हो तो सकता है, वैसे वैसे इसका कोई प्रकार हिंदी में बनता तो नहीं है, लेकिन के साथ आए तो बड़ा वाला जो री वो बनता है। ठीक है, तो ये नियम है। ठीक है, अब इस नियम के अनुसार आप बना करके देख सकते हैं, कुछ उदाहरण आप कर सकते हैं इसमें। मैं प्रत्येक के दो दो तीन तीन उदाहरण बना करके फिर करूंगा इसमें कंप्लीट। जैसे अगर अ या अ का उदाहरण देखना हो तो यदि मैं करूं धर्म प्लस अधिकार, ऐसा कर दिया। अब धर्म, अब आपको भाई कम से कम वर्ण विच्छेद आपको अपने स्तर पे आना चाहिए भाई, है ना, इतनी तो ये नहीं होनी चाहिए। धर्म का अगर करना पड़े तो ध प्लस अ प्लस र आधा म प्लस अ, ये तो आता होगा, इतना करना तो आता होगा, इतनी उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको अपने स्तर पे आना चाहिए। तो माँ जो है ये शब्द अपने आप में अ पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पहला क्या है, अ है। इसका मतलब क्या है, अ प्लस अ का नियम लगेगा तो आ हो जाएगा, और बाकी सारा का सारा शब्द जो है आपका सिमिलर बनेगा, सेम टू सेम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया। ठीक है, और अ प्लस अ का आ हो जाएगा तो आ की मात्रा लगाइए, बाकी सारा का सारा शब्द सेम टू सेम, धर्माधिकार। ठीक है, या अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप बना सकते हैं, मतलब इसका आप पूरी तरह से प्लस ऐसा बड़ा वाला बना करके अधिकार। ठीक है, यहाँ पे संधि होनी है क्योंकि प्लस का साइन यहाँ पे है। आपको पता है कि अ प्लस अ का आ होता है। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं, म हलंत प्लस आ प्लस अधिकार, सेम टू सेम रखिए। तो ये हो गया आपका धर्म। अब म पे आ की मात्रा है तो धर्माधिकार। ऐसा भी बना सकते हैं अगर ज्यादा समस्या आ रही है, शुरू में बिल्कुल ही नहीं आता है तो ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझना ज्यादा जरूरी है कि ऐसा बना करके एकदम आप ब्रेक करके करें। यहाँ पे आप जहाँ पे संधि होनी है उसका आप कम से कम वर्ण विच्छेद करें, कि म प्लस अ करें और अ करें, तो यहाँ पे आ करके बाद उसको कर दिया जाए। वरना वैसे तो बोल करके ही हो जाता है, धर्म प्लस अधिकार अ प्लस धर्माधिकार हो जाता है अपने आप में। ठीक है, बोल कर होने की संभावना भी कई बार बनती है, इसलिए कर ही लियो एक बार। अगर नहीं आता है बिल्कुल तो ऐसा कर सकते हैं, आता है थोड़ा बहुत तो अच्छी बात है। जहाँ तक मुझे लगता है इतना तो आता ही होगा, ज़्यादातर लोगों को आता होगा। उन विद्यार्थियों को नहीं आता होगा जिन्होंने ग्रेजुएशन में हिंदी को केवल एक, मतलब एक विषय के रूप में लिया। वैसे तो सभी ने विषय के रूप में लिया, मतलब केवल ऐसे विषय के रूप में कि ये है बस, है ना। कई कई लोग ऐसे होते हैं आपके जीवन में जो बस होते हैं, है ना। आपके जो है, जो आपका पूरा आपने संसार अपने आसपास रचा है उसमें केवल उनका अस्तित्व है, बस ये है। उसी तरह से कुछ विषय ऐसे होते हैं, तो जिन्होंने अब तक ऐसे लिया था लेकिन बाद में जो है उनके पास विकल्प ये रहा कि हिंदी से किया जाए, तो उन लोगों का व्याकरण ज्यादातर खराब होता है। ठीक है, तो वो जो है इस लेवल पर आकर के कर सकते हैं तैयारी। अब
अब कुछ ऐसे शब्द बना सकते हैं कि अ से आ का बने। जैसे अगर मैं आ से आ का करूं विद्या प्लस आलय, तो एकदम ये तो सरकारी दीर्घ संधि है ना, विद्यालय, ये सबको आता है। आ प्लस आ का आ ही होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के समझ गए होंगे आप बात ये है क्या, है ना। हाँ, इसी तरह से ई का किया जा सकता है। यदि मैं बात करूं मुनि प्लस ईश्वर, तो फिर से ये हो जाएगा मुनीश्वर। इस तरह के कुछ शब्द हो सकते हैं। जैसे अगर ऊ वाला कोई देखना हो, धातु प्लस ऊष्मा किया जा सकता है, तो मात्रा दीर्घ हो जाएगी, धातु ऊष्मा हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह से ये जो है दीर्घ संधि काम करती है। ठीक है, तो दीर्घ संधि इसका मतलब क्या है, जब समान के साथ समान जोड़ना शुरू हो, अ आ ई ये क्रम साथ में रखना है, इसके साथ क्या जुड़े, यही सब जुड़े, इसके साथ सेम टू सेम के साथ सेम जुड़े, तो उसका वही रहता है। सबसे आसान होता है दीर्घ संधि को पहचानना, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका गुण संधि। तो ये कर दिया होगा ना। तो लिखिए गुण संधि का नियम। अब केवल अ के साथ, ठीक है, जब, इसमें लिखिए जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर ब्रैकेट में ऐसे कर सकते हैं ई उ री, जब अ या आ के बाद जब अ या आ के बाद कोई असमान स्वर, जैसे ई उ री। अब ई उ री का मतलब बड़ा रूप भी आ सकता है, बड़ा ई भी आ सकता है, बड़ा ऊ भी आ सकता है, वो सब हो सकता है। ठीक है, क्या लिखा आपने, जब अ या आ के बाद कोई असमान स्वर ई उ री आता है, तो तो ई उ री वाले ही क्रम में, तो आप सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं, अ प्लस ई का ए, और या आर, जो भी आपने किया हो, अ प्लस ऊ का ओ तथा अ प्लस ऊ का ओ तथा अ प्लस आ का री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है। रॉ पे हलंत लगाना जरूरी है। जब अ या आ के बाद क्रमशः ई ओ री आए, तो इनका क्या होता है, अ प्लस ई का ए, अ का अ प्लस ऊ का ओ, अ प्लस री का अर हो जाता है। ठीक है, ये है आपका गुण संधि का नियम।
ये समझ पा रहे हैं आप? जब अ के बाद क्या है, अ या आ के बाद, अब केवल अ या आ है, यानी कि पहले यहाँ पे क्या है, अ आ है। तो यहाँ से आप फिर आगे समझ सकते हैं कि जब आगे रूप आएंगे तो पहला ई आएगा, इधर चेंज आएगा, धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। ठीक है, दीर्घ संधि में समान के साथ समान, गुण संधि इस तरह से बदलता है। तो अ या आ के बाद ई का आता है जब ए आता है, तो कैसे होता है, जैसे अगर हम बात करें देव प्लस इंद्र एक आपके पास शब्द है, ठीक है, देव प्लस इंद्र आपके पास एक शब्द है, तो अ प्लस ई है तो ए हो जाएगा, तो देवेंद्र हो जाएगा, सीधा सीधा। तो ये क्या है, गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। इस तरह से अगर आप सुर प्लस ईश करें, इसी तरह से ये क्या हो जाता है, सुरेश हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें सूर्य प्लस उदय करें, अब यहाँ पे क्या है, ये वाला यूज हो रहा है, अ प्लस उ वाला। ठीक है, अब कोई भी आ सकता है, यहाँ पे आ भी आ सकता है, यहाँ पे बड़ा ऊ भी आ सकता है, बनेगा क्या, ओ ही बनेगा, इतना ही ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो सूर्योदय हो जाएगा, ओ हो रहा है सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा आपका इस तरह से, तो सूर्योदय इस तरह से ये बन गया। ठीक है, अब जैसे अगर अर करना हो तो महा प्लस ऋषि एक जो है अच्छा उदाहरण बन सकता है, इससे हम समझ सकते हैं। महा प्लस ऋषि, आप चाहें तो यहाँ पे मतलब इसका उदाहरण बना सकते हैं, सीधा सीधा ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण अ प्लस ई का या अ प्लस बड़ा ई का उदाहरण, यहाँ पे आप देवेंद्र सुरेश लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे भले ही संधि विच्छेद आप अलग से रखें, लेकिन शब्दों के रूप में आप यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि समझ में आ जाए। अगर समस्या नहीं है, ये पहले से पता है, ये बच्चों का खेल है आप लोगों के लिए, तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। अपने अपने हिसाब से अपने अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, नोट्स क्या है, सब्जेक्टिव मैटर है, आपको अपने हिसाब से बनाना है कि कितना आप समझ पा रहे हैं। ज़्यादा दिक्कत आती है तो आपको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं आती है तो आप जो है नहीं भी कर सकते, और अगर आपको सब कुछ आता है तो आप कर भी सकते हैं। तो महा प्लस ऋषि, जैसे महर्षि हो गया, तो मैं थोड़ा सा इसका ब्रेक डाउन करके दिखाई देता हूँ। मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो क्लास में अंतिम विद्यार्थी है, जिसको कुछ नहीं आता है, उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अ प्लस री हो रहा है, कौन सा वाला, नीचे वाला नियम लग रहा है, और इसका होना ही होना है, यानी कि ये लग गया। अब अर होना है इसका, अर होना है इसका मतलब जो स्वर आता है वो बीच में तो नहीं आता है। कभी शब्द आपने ऐसा देखा, कोई शब्द बीच में अ या ई आ रखा हो, बीच में, शुरू या लास्ट में तो आ सकता है, लेकिन बीच में कभी नहीं आता है ना। तो अ की मात्रा लगेगी ह में, तो ह कंप्लीट हो गया, ह का हलंत हट गया। ठीक है, ये जो हलंत था ह का, ये हटा है, ह आ गया। अब र आधा ही लगना है, तो र आधा ऊपर ऐसे लगता है, महर्षि ऐसे आया है। ठीक है, तो ये जो है इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि अर्थ जो है कैसे यूज हुआ। ह जो है, ह की मात्रा यहाँ से हटेगी क्योंकि अ की मात्रा जुड़ेगी यहाँ पे, और इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका महर्षि शब्द। और भी कुछ और शब्द हो सकते हैं जिसको आप बना सकते हैं। सप्त प्लस ऋषि, हाँ। अब देखो यहाँ, क्योंकि ऋ शब्द से शुरू होने वाला एक ऋषि ही एक शब्द मिलता है, कोई और शब्द है आप लोगों के पास, ऋतु एक शब्द हो सकता है, और हाँ ठीक है, जैसे वसंत प्लस ऋतु कर लिया तो वसंतर तो हो सकता है वो, है ना। ऋतु, ऋषि और एक दो शब्द और मुश्किल से ढूंढने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो जो है शब्द बनते हैं, उन्हीं को मिला करके आप उदाहरण बना सकते हैं। इसी तरह से आ प्लस उ किया जा सकता है, जैसे कक्षा प्लस उन्नति हो, तो आएगा ओ ही आएगा, जो बना रखा है वही आएगा, बड़ा ओ कुछ नहीं होगा, कक्षोन्नति हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, जो होना है इसी तरह से रहेगा। तो जो नियम है, चाहे यहाँ पे ये आए चाहे यहाँ पे ये आए। ठीक है, संधि में आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, एक चीज जो हमेशा ध्यान वाली होती है कि अ या आ दोनों अलग नहीं है, सेम ही है, यानी कि संधि का नियम एकदम सिमिलर लगेगा, सेम टू सेम लगेगा। इसी तरह से ई भी क्या है, सेम है, उ भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो आप केवल और केवल इतना भी याद रखेंगे कि अ प्लस उ का ओ होता है,
आप जो है आ प्लस बड़ा ऊ आ प्लस कॉम्बिनेशन बना करके वो जो है सेम टू सेम नियम लगता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो वर्णमाला में जैसे बचपन में पढ़ाया जाता था छोटा ई बड़ा ई, है ना, जब नहीं आता उच्चारण के स्थान पे के स्तर पे जब आप नहीं कर पाते हैं अंतर, तो वो जो है आप उस तरह से करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपके किसके गुण संधि के नियम। अब आते हैं आप किस पर, वृद्धि संधि पर। तो वृद्धि संधि करिए, वृद्धि संधि। लिखिए वृद्धि संधि। अब क्या है, इससे थोड़ा सा और आगे जाएगी बात, कुछ और कुछ नहीं होना है। और आ के बाद जब क्या आएगा, री तक तो हो ही चुका है, ए आओ ए आई ओ आओ आएगा तब क्या होगा, बस इतना ही चेंज है, बाकी कोई नहीं है। समझ गए? तो इसीलिए कह रहा हूँ क्रम से याद करना है। लिखिए यदि अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद ए या आई आए, ए या ए क्या कहा जाता है ना, आ ए आई, जब अ या आ के बाद ए आई, तो ये हो जाता है, आई जो है हो जाता है आई, तथा अ या आ के बाद ओ या औ आए, तो आओ हो जाता है। ये फर्क है, आओ हो जाता है। ये है आपका वृद्धि संधि का नियम। जब अ या आ के बाद ए आई, ए या आई आए तो आई हो जाता है, और या आ के बाद ओ आओ आए तो आओ हो जाता है। ठीक है। तो इसका एक उदाहरण हो सकता है अ प्लस ए का। देखिए आप, तत्र प्लस एव एक शब्द है। ठीक है, ये आपने एक शब्द अ प्लस ए है तो आई हो जाएगा, सीधा सीधा नियम है। तो तत्रैव, ये जो है सीधा सीधा बन गया, तत्र प्लस एव का तत्रैव जो है हो गया, तो आई हो गया। तो ये नियम आपको पता होना चाहिए, बस ये संधि विच्छेद करना आपको आ जाए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, कि संधि पहचानना फिर कोई समस्या की बात नहीं होगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको अपने स्तर पर भी करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने 100 शब्द लगा दिए, और बहुत टफ नहीं होगा, बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है 100 शब्द लगाने में, मुश्किल से मुश्किल आपको 100 मिनट का भी, 1 मिनट में एक शब्द थोड़ी लगता है, 20 सेकंड में एक शब्द लगाया जा सकता है, तो 1 घंटे का भी काम नहीं है। 1 घंटे में अगर आपका 1-2 नंबर श्योर बन रहे हैं तो वो तो बहुत बढ़िया कॉस्ट बेनिफिट है। ठीक है, अगर आप ये सोच करके चलिए कि आज से माना कितने दिन रह गए आपकी परीक्षा में, 50 दिन तो होंगे ही कम से कम, या ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है ना, लगभग लगभग 80 दिन है, 80 से कम है लेकिन 70 के आसपास तो है ही। तो 70 दिन मान के चलिए कि आपके पास हैं। अगर आप रोज 1 नंबर की पढ़ाई करते हैं, तो सब्जेक्ट की तो 85 नंबर की पढ़ाई करनी है, तो सोचो आप 70 नंबर की पढ़ाई कर लीजिए, पेपर 100 नंबर का आएगा, आपके आएंगे 120 नंबर। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर आप एक दिन में केवल आपको पढ़ाई 1 नंबर की करनी है, कितनी भी करेंगे तो भी एकदम, है ना, 50 में से 50, कुछ नहीं छूटेगा। इस लेवल पे पढ़ाई करो। ठीक है, इतना सोचना है। जो कहते हैं ना कि इतना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो मैं तो कभी कभी जब बहुत ज़्यादा सिलेबस देखता हूँ तो मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ कि 100 दिन रह गए, 100 नंबर का पेपर है, 50 दिन रह गए, एक दिन में 2 ही नंबर की पढ़ाई करनी है बस। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा दिमाग ठीक रहता है कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है भाई। ठीक है, लेकिन पढ़ना सब कुछ ही है, क्योंकि वो नंबर कहाँ से आ जाए वो कोई उसका भरोसा नहीं है। तो एक एक टॉपिक को एक एक दिन करते चले जाओ, बाकी सब हो जाता है। कोई बड़ा सिलेबस किसी भी विषय का ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़ा सिलेबस हो, क्योंकि आप लोग जेई एडवांस का पेपर तो दे नहीं रहे हो, है ना। दुनिया का सबसे कठिन पेपर जेई एडवांस ही है मेरे हिसाब से तो।
क्योंकि वो एक ऐसा पेपर है कि जो मैंने देखा था, मेरे से एक सवाल नहीं हुआ था, एक सवाल नहीं हुआ था मेरे से जेईई एडवांस का, चाहे फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथ्स था। ठीक है, 12वीं तक मेरा भी था ये सब। बाकी वरना यूपीएससी के प्रीलिम्स वगैरह में एक आध आ ही जाता है ना कि हाँ ये तो मुझे आता है, तो वो कर लेता है आगे। पर जो वो सवाल आते हैं वो बड़े कठिन होते हैं, वो तो आप तैयारी कर नहीं रहे हैं। आप लोग सब यही करना है, बेसिक से चीजें हैं। तो वो जैसे और कुछ उदाहरण आप बना सकते हैं इसमें। हाँ, वो तो एक सिमिलर एक परिवार का तो बन गया, दूसरे का भी ये बताइए जरा। जैसे हाँ, परम प्लस ओजस्वी एक सही हो सकता है, परम प्लस ओजस्वी, ये देखिए परम प्लस ओजस्वी, यहाँ देखिए अ प्लस ओ है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ये आओ हो जाएगा ना, तो परम ओजस्वी हो जाएगा। अब बार बार ये ब्रेक डाउन करने की जरूरत तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, इतना तो आ ही रहा होगा ऑनलाइन में भी, मैं समझता हूँ इतनी समझ आप लोगों के अंदर होगी। ठीक है, इसीलिए क्रम से याद रखना है, जो भी करना है क्रम से करना है, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयाद इसी क्रम में करना है, ताकि जिस क्रम में आपने यूकेजी से एलकेजी से अ आ याद किया था, उसी क्रम में फिर संधि का नियम भी याद रहे तो ठीक रहता है, वरना कंफ्यूजन होता है। जैसे अगर हम बात करें महा प्लस औषधि, महौषधि, ठीक है, आ प्लस अ है तो महा महौषधि। ठीक है, तो ये आ गई आपकी क्या, वृद्धि संधि। ठीक है, हो गया वृद्धि संधि। तो ये जो है कुछ उदाहरण आप इसमें लिख सकते हैं वृद्धि संधि में। अब आता है आपका क्या, यण संधि। अब क्योंकि आपके यहाँ पे संस्कृत नहीं है इस बार के पाठ्यक्रम में, तो आप इस चीज को लेकर के निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके पास इसके फॉर्मूले नहीं पूछे जाएंगे, इको यणच या कौन सा प्रत्याहार जो है इसके साथ लगता है। वरना अगर संस्कृत जुड़ा होता, पिछला पैटर्न रहता, तो उस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, कम से कम थोड़ा प्रत्याहार या रटा ही दिया जाता है, कम से कम ये 5 ही तो प्रत्याहार कराने थे। तो प्रत्याहार सूत्र होते हैं संस्कृत की परंपरा में, वो जो है आते हैं। जैसे यण यण का आता है इको यणच, इक प्रत्याहार के अंदर जो भी आते हैं उन सब का आपसी कॉम्बिनेशन, वो सब उसके अंदर आता है। तो संस्कृत जो है अपने आप में बहुत फॉर्मूला बेस्ड काम है, बहुत ही ज्यादा गणितीय काम। ठीक है, तो यण संधि, यण संधि में लिखिए आप, जब अब अ के साथ यहाँ आपने देख लिया अ आ वाले सारे समाप्त हो गए हैं, है ना, कि अ आ के साथ कुछ भी जुड़े तो आप कर लेंगे। जैसे अ आ के बाद कोई समान जुड़े तो ये हो जाएगा, ई जुड़े तो इसका नियम यहाँ आ गया, ओ जुड़े तो री तक जुड़े तो यहाँ आ गया। अब अ के साथ क्या जुड़ सकता है, ए आई ओ आओ तक जुड़ सकता है, यहाँ तक, है ना। अब अ के साथ क जुड़े तो वो तो फिर वो आ जाएगा ना क्या, व्यंजन संधि आ गई, वो तो अलग चीज हो जाती है। ठीक है, तो ये बात है। तो अब आते हैं यण संधि पे। अब यण संधि जो बनती है वो थोड़ा अलग आती है। अब लिखिए, जब ई ई ई ई उ री के बाद उ री के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर, कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो ई का य पे हलंत लगना जरूरी है, य उ का व तथा री का क्या हो जाता है,
र हो जाता है, र हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो ई का य हलंत जरूर लगाना है आपने, उ का व तथा री का र हो जाता है। तथा मतलब ये करने के बाद एक और चीज भी इसमें ऐड होती है, तथा। तथा तथा कर लिया, ये अगर कर लिया है, ई का य, उ का व, री का र होता है तथा। तथा मात्रा, यानी कि किसमें, इसमें मात्रा, तथा र तथा मात्रा उस असमान स्वर की लगती है, तथा मात्रा उस असमान स्वर की लगती है, तथा मात्रा उस असमान स्वर की लगती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए। तथा मात्रा उस असमान स्वर की लगती है, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें, उदाहरणों के लिए जगह बहुत कम बच गई, चलो कोई नहीं, आगे कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करें, जो नियम क्या था, ई प्लस कोई भी असमान स्वर जुड़ जाए, है ना, कोई सा भी कुछ भी जुड़ जाए, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या हो जाता है, य हो जाएगा, और मात्रा उसकी जुड़ेगी जो असमान स्वर होगा, ठीक है। इसका उदाहरण हम देखते हैं अभी। जैसे अति प्लस आचार शब्द है, ठीक है। अति प्लस आचार एक शब्द है। अब हमने क्या नियम देखा कि ई का क्या हो जाएगा, य, ई का तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। अब इसका मैं थोड़ा मतलब ब्रेक करके ही दे देता हूं ताकि कोई ऐसा डाउट ना बचे, ठीक है। संदेह आपको यहाँ पे करनी है। तो आधा ही रहेगा, ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। तो ई का आपका हो गया है य, ठीक है। ई का य हुआ है, और मात्रा किसकी जाएगी, इसकी जाएगी, आ की जाएगी। इसका मतलब य में जो मात्रा लगेगी वो किसकी लगेगी, आ की लगेगी, और चार इस तरह से हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, तो क्योंकि आधा है तो अत्याचार जो है शब्द इस तरह से बना, समझ रहे आप। तो ये जो है नियम इसीलिए लिखा गया, मात्रा वाला भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि यह हो जाएगा, और साथ ही साथ मात्रा किसकी लगेगी, जो ये असमान स्वर जुड़ा हुआ है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, जैसे अधि प्लस अक्ष, अब यहाँ पे इसका शब्द क्या बना, अध्यक्ष हुआ। और ये अध्यक्ष इसलिए हुआ, अध्याक्ष इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अ जुड़ा हुआ है, और अ की मात्रा यहाँ पे जुड़ेगी, ठीक है। अध्यक्ष शब्द होगा। इसी तरह से अगर इसमें ई प्लस उ जुड़े, है ना, अति प्लस उत्तम, तो मात्रा किसकी जुड़ेगी, इसी की जुड़ेगी, तो अत्युत्तम हो जाएगा ना, अत्युत्तम, कोई समस्या नहीं। ई प्लस उ का यू हो जाएगा। तो ये जो है इसमें होता है। तो कोई भी असमान जुड़े, ई का य हो जाएगा, और मात्रा उसकी जुड़ जाएगी, चाहे फिर कोई सा भी स्वर हो, और से लेकर के आउ तक जो भी शब्द जुड़े इसमें, जो भी मात्रा इसमें आ रही हो वो सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलो अब ऊ वाले भी कर लेते हैं एक दो उदाहरण, अब क्योंकि ऊ वाला भी है, वह होना है इसका, ऊ या ऊ के साथ कोई भी जुड़े तो वह हो जाता है, मात्रा उसकी लगती है। जैसे अगर हम बात करें अनु प्लस इति, ठीक है, अनु प्लस इति शब्द है, तो क्या हो जाएगा, नौ आधा आ गया ना, क्योंकि ऊ संधि में चला गया है, वह लगेगा, वह पे इसकी मात्रा लगेगी, इसकी,
तो अन्विति हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप लिख सकते हैं अनु प्लस इति अन्विति। जैसे धातु प्लस ई यह शब्द है, तो धात्वीय हो जाएगा, धात्वीय। भाई ये शब्द एक और हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें गुरु प्लस ऐश्वर्य, तो क्या हो जाएगा, गुरु वैश्वर्य। ठीक है, तो आई की मात्रा भी लगेगी और जो है ये हो जाएगा। ठीक, क्योंकि र आधा आ गया ना, तो ये आ गया। इसी तरह से जो र वाला उदाहरण है, एक वो उदाहरण भी देखा जा सकता है। जैसे जो र वाला है, अब जहाँ पे अगर री हो, कोई भी असमान जुड़े, तो इसका क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, मात्रा इसकी जुड़ेगी जो असमान वाला होगा। जैसे अगर मैं बात करूं मातृ प्लस आज्ञा, तो री का हो जाएगा र। ठीक है, तो माँ, अब त्र आधा है तो त्राज्ञा हो जाएगा, कि आ की मात्रा यहाँ से जुड़ेगी। आप इसका ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं। तो प्लस री प्लस आ है, यहाँ पे इस लेवल पे हो रही है, तो हो गया आधा, इसका री का क्या हो जाएगा, क्योंकि संधि यहाँ पे हो रही है, तो री का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, र आधा, और आ की मात्रा, आ की मात्रा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, त्रा हो गया ना, सीधा सीधा। ठीक है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत कठिन हो। तो इस तरह से जो है हमने कम से कम आज कितने किए हैं, 4 प्रकार कर दिए। ठीक है, 4 प्रकार यहाँ से तो हुए हैं, क्या आपके लेवल पे भी हुए हैं या नहीं हुए हैं? तो कुछ शब्द आप घर पे प्रैक्टिस करके जरूर आ जाना, कि जैसे हल्का हल्का अगर आया है तो घर पे जा करके देखेंगे तो हो जाएगा, नहीं देखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे आज टॉपिक चल रहा है, तो जो आप अपने लेवल पे पढ़ रहे हैं वो तो है ही। जैसे हो सकता है आप में से कोई छायावाद पढ़ रहा हो आजकल, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अपनी लेवल पे अपनी पढ़ाई खुद करनी चाहिए। ठीक है, जो आप अपने लेवल पे कर रहे हो, लेकिन कम से कम जो क्लास में होता है, तो उसके लिए भी कम से कम 1 घंटे का समय आप घर पे निकालें, ताकि तभी इसका फायदा है। वरना फिर वो तो आप, जैसे आप अपने लेवल पे जो चीजें पढ़ रहे हैं, तो आप बिना कोचिंग के भी पढ़ सकते थे, क्यों यहाँ पैसा खर्च किया है ना। तो जब जो यहाँ पढ़ा उसको घर पे पढ़ोगे तो आपको फायदा मिलेगा ये क्लास पढ़ने में। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो रह गया वो कल करेंगे। चार हो गए ना।